हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो कि लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम कहें कि 3 बेसिक चीजों पे हमने बात कर लिया था। मीन्स जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसके 3 पॉइंट पे हमने बात किया था। ठीक, तो अब हम कहें कि आज की क्लास को हम आगे और जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा, जिसका हम कहें कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम कहें कि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड्स होता है, मीन्स स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स को अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहें कि किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का या किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन है, मीन्स उल्लंघन है, कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपका कॉन्सेप्ट है या कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका हम कहें कि ए फर्म उल्लंघन करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू हम कहें कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है। ठीक, एंड हम कहें कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस जो होता है एक किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का एक्सेप्शन है, मीन्स अपवाद है। ठीक, ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब आगे हम चलते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा अगला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं लास्ट क्लास में जो भी आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ही आप याद रखिएगा, एक और नाम से जाना जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और हम एक भी आपको बता दे रहे हैं, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हम कहें कि ये आपका पूरे अकाउंटिंग का कर सकते हैं, एक तरीके का बेस है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी अकाउंट्स में कर सकते हैं कि जो एक कर सकते हैं ना, मिक्सअप कर देते हैं ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग में, कि जब भी कोई एंट्री वगैरह करना होता है उसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर ये आपको सही समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हम कहें कि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स हम कहें कि जो व्यवसायी है और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों को आप कभी भी मिक्सअप करने की कोशिश मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक संस्था है, ठीक, और एक व्यक्ति है। मुझे पता है मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी बनाते रहते हैं। तो देखिए कि हम कहें कि मान लीजिए मिस्टर ए है और ए एक्स वाई जेड एक संस्था है, ठीक है। तो अब ए कर सकते हैं कि मिस्टर ए इस व्यवसाय को करते हैं, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मिस्टर ए और मिस्टर ए एक्स वाई जेड जो संस्था है दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों को आप एक कभी नहीं मानिएगा। पहली चीज, जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग करेंगे वो हम इस संस्था के लिए करेंगे, न कि मिस्टर ए के लिए करेंगे। मीन्स जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पहली चीज। फिर इसी की वजह से हम कहें कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि आपका जो भी मिस्टर ए के द्वारा यहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, मीन्स कैपिटल लगाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। लायबिलिटी माना गया, या हम कहें कि मिस्टर ए को इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया जाता है, क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, मीन्स देना, कि यहां पे क्या है, मिस्टर ए को बाद में पेमेंट किया जाएगा। ये बेसिकली आपका जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि इन दोनों के बीच में दूरियों को स्थापित करता है, कि मीन्स कि इनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, मिस्टर ए का पर्सनल एक्सपेंस अगर कुछ भी है वो इस संस्था के बुक्स ऑफ अकाउंट में
मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा किए तो आप अपना कर सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसका वायलेशन कर देंगे, ठीक, मीन्स इसका उल्लंघन कर देंगे। तो ओवरऑल हम कहें कि अगर यहां से हम देखें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या निकल कर आता है, तो पहली बात हम कहें वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं आप फर्म, बोथ और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो आपके संस्था है और जो कह सकते हैं व्यवसाय है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, एक कभी नहीं मान सकते हैं आप, ठीक। बिजनेस मैन इज treated as creditors of organization, ठीक। और हम कहें आगे, कैपिटल इज shown in liability side ऑफ बैलेंस शीट। कि बिजनेसमैन आपका जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है और कैपिटल जो है आपका लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर या बिजनेसमैन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें आप क्या करेंगे, बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कभी नहीं करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट ओपन, ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें कि हम करके व्यवसाय के द्वारा अगर व्यवसाय से कुछ भी अपने निजी उपयोग के लिए लिया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर हम कहें कि जो पूंजी लगाया रहता है मीन्स कैपिटल जो बिजनेसमैन लगाया रहता है उस पर ब्याज के लिए आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। एंड फिर हम कहें कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ भी वो आहार ड्राइंग किया जाता है तो उस पर ब्याज लेते हैं। और इन सब की वजह से हम कहें कि आपके कैपिटल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज आपकी कैपिटल होती है। तो ओवरऑल आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इन बिंदुओं पे या इन पॉइंट्स पे फोकस करता है, जो कि आप कह सकते हैं कि यहां से आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हमने बताया है इन सभी पॉइंट से अच्छे से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हर पॉइंट से अब हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एटलीस्ट बनता है, ठीक। तो इस चीज पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको क्या करना है
कि ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। कि थ्योरी पोर्शन आपको भी पता होगा कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग हैं जो एट द टाइम ऑफ स्टडी नहीं करते हैं। कि और जब भी आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे आपको हम कहें कि थ्योरी ही आपका क्या करते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम या उस कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कराने का जरिया बनते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि जिसको बोला जाता है। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड मीन्स लेखांकन अवधि क्या होता है आपसे, ये बोलता है कि आपका जो व्यवसाय है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी लाइफ इनफाइनाइट है, मीन्स अनंत काल तक चलता रहेगा। तो अब ऐसे में उस व्यवसाय को करने की वजह से आपको कह सकते हैं कि क्या इंपैक्ट आपके जीवन पे पड़ रहा है, या उस व्यवसाय को करने का क्या उद्देश्य आपका था, उसको जानने के लिए वो कौन सा समय होगा जब आप जानना चाहेंगे। मीन्स अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कोई चीज अनंत काल तक चल रहा है, आप उसको ये सोचिए कि जब वो बंद हो जाएगा तब एनालिसिस करेंगे, तो क्या आप एक गलती नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा फॉल्ट करने जा रहे हैं। कि मीन्स कि जब आप उसके एंड ऑफ द टाइम एनालिसिस किए और उसका आपको अगर रिजल्ट ये मिलता है कि निगेटिव, तो आप कितने ब्लंडर मिस्टेक कर चुके हैं कि अगर उसको टाइमली आप एनालिसिस कर लिए होते तो इस गलती से बच जाते, जो कि आप एक लंबे अंतराल के बाद जान पाते हैं। तो वही चीज यहां पे बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स अगर आपके व्यवसाय की लाइफ इनफाइनाइट है तो आप उस इनफाइनाइट लाइफ को पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कि मीन्स एक सर्टेन टाइम के बाद आप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को एनालिसिस कीजिए, जो कि हम कहें कि आपका फाइनल अकाउंट वगैरह बनाया जाता है। तो अब अकाउंटिंग पीरियड क्या करता है, ये देखिएगा, बिजनेस लाइफ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब ध्यान दीजिए कि जब बिजनेस लाइफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है तब ये स्मॉल पार्ट्स किसको आप कहेंगे, कुछ तो होना चाहिए कि मीन्स एक छोटे भाग में डिवाइड कर दिया गया अनंत काल को, तो वो अनंत काल क्या होगा। तो अब इसको ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इस स्मॉल पार्ट को आगे जाके और इनॉग्रेट किया गया कि 365 डेज 365 दिन हो सकता है, और 12 मंथ्स और 1 ईयर। मीन्स इन सब का मतलब एक ही है कि 365 दिन, 12 महीने या 1 साल। मीन्स आपके जो व्यवसाय का जीवन है उसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 365 दिन पे आप क्या करिए, उस व्यवसाय का आकलन करने की कोशिश कीजिए, उसका एनालिसिस करिए, या 12 मंथ्स पे या 1 ईयर्स पे आप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आकलन करने की कोशिश कीजिए कि जो आपने किया है अभी तक उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अगर हम कहें कि आप इस चीज को नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड का मीन्स अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है उसका आप वायलेशन करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे एक चीज बोल दिया गया 365 दिन, 12 महीने या 1 साल। अब ये 365 दिन हम कहें आपका 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, फिर हम कहें आपका 1 अगस्त से आपका 31 जुलाई भी हो सकता है। मीन्स एक करेंट ईयर, ये जो डेट आ रहे हैं आपके नेक्स्ट ईयर के, या हम कहें कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी आपका हो सकता है। ये सभी अगर आप ध्यान देंगे तो सब के सब क्या हैं, 365 दिन या 12 महीने या 1 साल सब हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड यही आपका बोला कि आप क्या करो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को 365 दिन या 12 महीने या 1 साल में डिवाइड कर दो। मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप क्या करो, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, फाइनल अकाउंट वगैरह बनाओ। ऐसा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है। लेकिन आगे जब आप चलेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, हमारे यहां जो है इनकम टैक्स एक्ट है।
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जो बनाओगे, मीन्स आप अपना फाइनल अकाउंट वगैरह जो बनाओगे, वो हम मानेंगे कब से कब का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। और इसको जो बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक है, मीन्स आप फाइनेंशियल ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाओगे। तो कहने का मतलब यहां पे भी आप देखेंगे 365 दिन, 12 महीने या 1 साल का ही टाइम आता है। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इस अवधि के दौरान ही बनाना है, मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनाना है। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको क्या बोला, 365 दिन, 12 महीने या 1 साल। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि वो 365, वो 12 महीने या वो 1 साल कौन सा टाइम होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए देखेंगे हमारे यहाँ जो बहुत से बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दिवाली से दिवाली का अपना अकाउंटिंग करते हैं, या हम कहेंगे वो दशहरा से दशहरा, मीन्स एक फेस्टिवल से दूसरे फेस्टिवल तक करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कहेंगे थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप सोचिए कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई से 30 जून तक का बनाते हैं, एक 12 महीने का आपका टाइम है, मीन्स यहाँ पे 30 जून का फाइनल अकाउंट वगैरह बना रहे हैं। फिर हम कहें कि आप क्या करते हैं, टैक्स फाइल वगैरह करते हैं, रिटर्न वगैरह आपको फाइल करना है। जब रिटर्न वगैरह फाइल करने की बात आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भैया हम तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वाला ही मानेंगे, हम यही मानने वाले हैं। तो आप क्या ऐसी गलती करेंगे, मीन्स ऐसी बेवकूफी करेंगे, एक बार अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का बनाइए, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, कभी नहीं। तो इसीलिए आप देखे होंगे मैक्सिमम जो हमारे यहाँ जो हम लोग फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। तो हमारे यहाँ देखेंगे कि जब 31 मार्च आता है, 31 मार्च उसी टाइम से लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है, मीन्स इसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या करते हैं, अपना फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट में आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे जूम पे, तो हमने वहां से पूछा सबसे फाइनल अकाउंट, तो हर कोई सरेंडर कर दिया। रीजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग उतना प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं पाते हैं, और हम यही आप लोग को बताते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, उसी के बेस पे अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके ऐसी गलती आप लोग ना किया करिए। सिर्फ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक ही आपकी अकाउंटिंग या अकाउंट सीमित नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा उसकी दुनिया बड़ी है। ठीक, तो अकाउंट की दुनिया को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, ठीक, मीन जहां पे उत्पादन होता है तो वो संस्थाएं भी तो फाइनल अकाउंट ही बनाती होंगी ना। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो बेसिकली जो कहा जाता है काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपके बिजनेस लाइफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड है, वो स्मॉल पार्ट आपका 365 दिन, 12 महीने या 1 साल होता है। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान क्या करना है, बनाना है। मीन्स आप जो भी अकाउंटिंग बुक करेंगे 12 महीने के समय पे आप अपना सब कुछ जो कर सकते हैं कि एनालिसिस करेंगे, अपने व्यवसाय का आकलन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोला कि आप क्या करो कि 1 साल के अंतराल पे अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाओ, मीन्स हर 12 महीने के बाद अपने फाइनल अकाउंट को बना दो। तो अब अगर हम कहें कि एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश की है, चलिए 1 साल का टाइम आ गया, हम मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, मीन्स इधर हम क्या करते हैं अपने इनकम्स को लिखते हैं, इधर हमारे जो एक्सपेंसेस या पेमेंट होते हैं ऐसा लिखते हैं। ये फॉर्मेट हम नहीं बता रहे हैं, केवल हम एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा गलती ना करे कि सर आपने फॉर्मेट ऐसा बता दिया यहाँ इनकम लिखा जाता है, हम केवल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब मान लीजिए जब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हमारा इनकम लिखा जाने वाला है, यहाँ पे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स लिखे जाने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो इनकम हम लिखेंगे वो फॉर एग्जाम्पल
2017 का था। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हम लिखने चल रहे हैं वो 2018 का, या हम कहें कि जो एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हम 2018 का लिखे, जो यहाँ पे हम इनकम लिख रहे हैं 2019 का लिख रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? या और हम चलते हैं अंदर कि यहाँ पे जो हम इनकम लिख रहे हैं, ठीक है, वो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 का लिखते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हम लिख रहे हैं वो 1 अप्रैल से मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का। मीन्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो आपका टाइम हो रहा है 12 मंथ्स का हो रहा है, यहाँ पे भी टाइम जो आ रहा है आपका 12 मंथ्स का आ रहा है, दोनों जगह 12 मंथ्स का आ रहा है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा करके बना सकता है अपना फाइनल अकाउंट। वो कहेगा भैया अकाउंटिंग पीरियड तो यही बोला कि 12 मंथ्स पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाइए, 12 मंथ्स के अंदर पे आप क्या करिए अपने बिजनेस का एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। और हमने 12 मंथ्स कर दिया कि मीन्स यहाँ पे देखिए कि हमने यही किया है कि 12 महीने का ये हमारे एक्सपेंसेस है और इधर भी देखो 12 महीने के इनकम है ना। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रीजन कि मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आपसे क्या बोला है कि जब आप इनकम या एक्सपेंसेस ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम पीरियड के होने चाहिए। मींस उसी समय अंतराल का या उसी वक्त का आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए जिस वक्त का आपका इनकम होना चाहिए। अगर हम कहें कि आपने यहां इनकम लिया 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 का, तो आपका इधर पेमेंट साइड में भी क्या होना चाहिए कि जो पेमेंट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2017 का सेम पीरियड का होना चाहिए। ठीक, पहली चीज तो यहां पे हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट से निकलकर ए आया। अब और इसी एग्जांपल को आपको हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए यही बिजनेसमैन थे जो कि पहले हम गंदा सा बनाए थे, मिस्टर ए, अगेन हम मिस्टर के को बनाते हैं। यही बिजनेसमैन थे, इन 2 बिजनेस करते थे, एक था XYZ, दूसरा था ABC ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने चले तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि इनको क्या करना था कि लोगों को बेवकूफ बनाना था। तो उन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया कि देखा अरे मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला सेम पीरियड का होना चाहिए। मींस 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 का इनकम रहे और 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2017 तक का ही एक्सपेंसेस होना चाहिए। अब देखिए 2 तरीके से बेवकूफ बनाने का काम होता है, एक तो जनता को बेवकूफ बनाना, दूसरा सरकार को बेवकूफ बनाना। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट अधिक दिखा दीजिए। सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेंसेस अधिक दिखा दीजिए। मींस सरकार से आप टैक्स चोरी के लिए बच सकते हैं और जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, उसको प्रॉफिट दिखाएंगे, लोग आपको पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने जब देखा कि इस सेम पीरियड का है तो ये कहें कि मेरा एक व्यवसाय है XYZ, यहां पे मेरे क्या है एक्सपेंसेस बहुत जाते हैं, फिर यहां पे क्या है मेरा इनकम जो है काफी कम है। तो इन्होंने क्या किया कि करना क्या था, सरकार को बेवकूफ बनाना था। तो सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने यहां का इनकम उठाया लिख दिया और यहां के एक्सपेंसेस को उठाया लिख दिए, दोनों सेम ही पीरियड के थे। तो ऐसे में क्या लॉस आ गया। अब आगे फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मिस्टर ए, सावधान, आप एक गलती से भी नहीं कर पाओगे। मीन्स आप गलती कर रहे हो, उस गलती को भी गलती से नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बोला मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस सेम पीरियड के होने चाहिए एंड सेम बिजनेस के होने चाहिए। मीन्स एक ही व्यवसाय का आपका इनकम होना चाहिए, एक ही व्यवसाय के आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए और एक ही समय अवधि का वो होना चाहिए। अलग अलग समय नहीं हो सकते, मीन्स डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं। और हम कहें कि अलग अलग व्यवसाय के आप नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे और एक चीज आपको बता दें कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स अगर एक ही व्यक्ति एक
मीन्स एक से अधिक व्यवसाय करता है तो हर व्यवसाय का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, ये भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो यहाँ पे XYZ एक अलग व्यवसाय है, ABC एक अलग व्यवसाय है, दोनों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। आई होप यहां आप समझ रहे होंगे इस चीजों को। अब इसी के और आगे हम चले, जब आपका क्या किया गया कि सेम पीरियड सेम बिजनेस की इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात आती है तो आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे एक कभी नहीं बोला गया है कैश बेसिस पे, मीन्स आप उसी एक्सपेंसेस को लेके या उसी इनकम को लेके जो कैश में आप इनकर किए हो, मीन्स कैश में रिसीव हुआ या कैश में पेमेंट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट को हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे क्या बोला गया कि आप ड्यू बेसिस पे एंट्री करेंगे। तो दैट्स मीन्स जब आप अपना फाइनल अकाउंट वगैरह बनाने लगते हैं तो आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इन सारी चीजों का क्या करते हैं, यहां पे अकाउंटिंग करते हैं। बिकॉज कि आपको सेम पीरियड और सेम बिजनेस के इनकम एंड एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होता है, वो आपके कैश में हुए हो या न हुए हो। तो ये बेसिकली हम कहें कि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताने की कोशिश करता है कि जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, जो वहां पे इनकम एंड एक्सपेंसेस देखते हैं, आप लिखने की कोशिश की जाती है कि अच्छा ये पिछले साल का इसको हटा दो, करेंट ईयर का है इसको इंक्लूड कर लो, ठीक। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। उम्मीद करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। कुछ लोग अक्सर पढ़ाते समय बोलते हैं कि जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं सर पहले हमने नहीं पढ़ पाया था, मीन्स अगर उनको आंसर नहीं पता होता और यही बोलते हैं सर पहले नहीं पढ़ पाए थे, पहले के टीचर अच्छे नहीं मिले थे। अब उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, मीन्स अब आने वाले समय में कभी आप किसी और को यही सेम आंसर नहीं देंगे, सर पहले मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, घर में प्रॉब्लम थी या टीचर सही से नहीं पढ़ाए। क्योंकि अपने लेवल पे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छा सा अच्छा पढ़ा सके। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे। डुअल एस्पेक्ट, जिसको आप द्विपक्षीय बोलते हैं। अब देखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसी पे हम कहेंगे आपका जो है बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम, मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली आपका इसी पे बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स होते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड्स होते हैं, ठीक। 2 साइड्स, एक आपका क्या हुआ डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, मींस आपका डबल एंट्री सिस्टम भी यही होता है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट, 1 इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, ये आपका यहाँ पे बोला गया है। और इसी के बेस पे हम कहें कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन रहता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो चलता है इसी के बेस पे चलता है, ठीक। अब हम कहें कि जब एक डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट आपका बोला कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट, 1 इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, तो हम कहें कि इसी का देन है कि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं और उसका टोटलिंग करते हैं, मैच कर जाता है। फिर हम कहें कि आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाता है। एंड अल्टीमेटली हम कहें कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का बोथ साइड, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और हम कहें कि ये आपके जीवन का सबसे खतरनाक पॉइंट होता है बैलेंस शीट। एग्जाम में अक्सर आप लोग पूछते हैं पड़ोसी से बैलेंस शीट मैच किया, या आपकी लाइफ जो होती है बैलेंस शीट मैच कराने में लगी रहती है। और बैलेंस शीट मैच न होने का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कारण जो है
आप डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम को सही से नहीं समझ पाए, मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ गलती किए हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने में, कुछ ना कुछ आपने गलती किया, उसी की वजह से क्या हुआ है कि आपका एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का वायलेशन होता है और बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। तो दैट्स मीन हम कहें कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है, फिर हम कहें कि बैलेंस शीट वगैरह है, ये सब कुछ इक्वल हो जाता है, ऑटोमेटिक इक्वल होता है। रीजन क्या है? डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। मीन्स हमें जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं बिजनेस वगैरह में, कुछ भी होता है, उसके दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका बेसिकली कह सकते हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम की देन है। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, दोनों साइड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स होगा तो फिर से हम कहेंगे दरवाजा खुला है, आप बेधड़क पूछिएगा। नहीं पूछते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो जो और हमारे काउंसलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या एक प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।